बीजेपी वाले प्रचार करते थे इसके जितने साथी हैं किल की मार हैं। आज दिन भी खासकर ऐसा है, मैं कहना भी चाहता हूँ, देख लो भाई, किल की मार विधायक भी बना दिया करें। शासन मान लेता है विपक्ष के विधायक? माननी पड़ेगी। अब वो जमाना गया, आप लोगों को बहकाओगे भाई मेरे तो पल्ले कुछ नहीं, मैं ऐसा विधायक नहीं। यार विधायक के पास बहुत पावर होती है। दिव्य चौटाला और आपके बीच बयानबाजी चलती रहती है। पीछे बहुत सारी बयानबाजी थी, उन्होंने आपको चेला बताया, आपने उनको 12वीं फेल बताया, बहुत सारी बातें हुई। जो जेजेपी और एनएलडी है, ये दो बाजू हैं बीजेपी के, लेफ्ट और राइट बाजू हैं बीजेपी के। ये दुर्भाग्य है हमारे इस हरियाणा प्रदेश का कि नरेंद्र मोदी जी जल भराव, बारिश और बाढ़ जब भाई हिमाचल चले गए 1500 करोड़ रुपए दिए, पंजाब गए 1500 करोड़ रुपए दे दिए, और हरियाणा का तो दुर्भाग्य और देख लो। हरियाणा में ना मोदी जी आए और केंद्र सरकार ने एक फुट्टी कौड़ी भी हरियाणा को जारी नहीं की। 75% हरियाणा को चुनाव से पहले बड़ी साजिश, बड़ी प्लानिंग के तहत गरीबी रेखा से नीचे डाल दिया गया। और ये लोग सोचते हैं कि तुम हंस के और मुस्कुरा के झूठ बोलोगे तो लोगों को सच लगेगा। और नरेंद्र मोदी जी का तो विजन है, विदेश में काचे काटो, इलेक्शन आ जाए तो आगे भाषण दे दो। अमित शाह जी आए रोहतक जी, नड्डा जी आए रोहतक, नरेंद्र मोदी जी के जन्म के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम रखा रोहतक, जेजेपी कार्यालय खोला रोहतक, आईएनएलडी वाले घर ढूंढ रहे हैं रोहतक, और जितने भी कार्यक्रम आजकल हो रहे हैं सब रोहतक में हो रहे हैं। तो लोग मूर्ख थोड़े ही हैं। आप किस तरीके से लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं? जो आदमी आपको सरेआम इस तरीके का शब्द गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना और आप चेला बताता, उसे क्या बात करनी? नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ नारनौल से विधायक जस्सी पेटवार जी हैं और आज इनको बने हुए 1 साल हो गया है। तो सबसे पहले बधाई विधायक जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी, सभी शुभ चिंतकों का, और खासकर नारनौल की उस महान जनता का जी, जिन्होंने एक गरीब किसान के बेटे को, एक आम घर के बेटे को खेत से उठा करके हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम किया। और उस महान नारनौल के उन महान मतदाताओं का, मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरे सभी नौजवान भाइयों का और मेरी मातृशक्ति माताओं बहनों का मैं जीवन भर आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा, मुझ पे जो भरोसा और विश्वास जताया। लेकिन एक टीस तो रहेगी कि सरकार नहीं आ पाई। 100% है। और मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जनता ने 100% देने का काम किया। कुछ न कुछ जो कमियां हैं शायद हमें में रही होंगी, शायद तो उसको दूर करेंगे और बड़ी मजबूती से एक बार फिर जनता के लिए सदन से लेकर के सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। हालांकि आज हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने ये बताया है कि किस तरीके से वोट चोरी से सत्ताएं बीजेपी हासिल करने का काम कर रही है, किस तरीके से एक विधानसभा में टारगेट करके लगभग 12% वोट टारगेट किया जा रहा है। ये कितने तरीके हैं वोट चोरी के, वोट काटना, एक आदमी के नाम पे 2-3 वोट कट जाते हैं, एक वोटर देश में कई कई जगह वोट डाल रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके ऐसे हैं, और हरियाणा में भी 100% ऐसा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था। खुद आज जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी बताते हैं कि उन्होंने अपना सामान शिफ्ट कर दिया था सीएम आवास से। जी, और ये चर्चाएं थी कि भाई कांग्रेस एक तरफा बहुमत से आ रही है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, वोट चोरी इसलिए हम कह रहे हैं, पिछले ज़्यादा पीछे भी मत जाइए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए। जो पोस्टल बैलेट में जो जीता है हरियाणा प्रदेश में, उसी की सरकार बनी है। कांग्रेस तो 76 सीटों पे पोस्टल बैलेट में सबसे आगे थी। जी, फिर इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 5 तारीख को रात को लगभग 10 बजे चुनाव आयोग ने एक डाटा जारी किया कि इतने % वोट हरियाणा में पोल हुए हैं। ठीक है, जी, लेकिन 8 को गिनती है, बीच में 7 तारीख को डाटा बढ़ा दिया जाता है, अचानक से परसेंटेज बढ़ जाती है कि 5 को जब वोट हो गए तो 7 को परसेंटेज पता करने की क्या जरूरत है? जब माननीय राहुल गांधी जी, विपक्ष के सभी नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने जब उनसे डिटेल्स मांगी चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास तो वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि हमारे पास रखने की जगह नहीं। इतनी सी
जी। इतनी सी हार्ड डिस्क में आप पूरी दुनिया का डाटा रख सकते हो। तो चुनाव आयोग को इतनी सी हार्ड डिस्क रखने की भी चुनाव आयोग के पास जगह नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो वोट चोरी के कारण हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आगे अब जैसे कांग्रेस ने कल ही हुँ। बीएलए नियुक्त किए हैं हर विधानसभा में विधायक को, या जो प्रत्याशी रहे हैं या दूसरे एक मजबूत साथी को नियुक्त किया है। और हरियाणा में जो एसआईआर चुनाव आयोग ने लागू किया है, जी। उस पे हमारी पूरी पैनी नज़र है कि भई ये कहीं जो काम इन्होंने महाराष्ट्र में कर दिया, 1 करोड़ मतदाताओं को 5 महीने में लिस्ट से बाहर कर दिया, बिहार में अभी 65 लाख वोटर को कर दिया, उनको बांग्लादेशी बता करके, विदेशी बता करके उनको वोटर लिस्ट से काटने का जो काम किया है, जी। पूरी नज़र कांग्रेस की है। और इस बार हम ये कहते हैं, मैं हरियाणा की खासकर जनता से कहना चाहता हूँ, आपका विश्वास अटूट है और आपने 2024 में कांग्रेस को बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा किया था। कहीं न कहीं हमारी ही कमियाँ रही होंगी कि सरकार नहीं बन पाई, और इस बार आपके वोट को हम चोरी नहीं होने देंगे और मजबूती से कांग्रेस सदन से सड़क तक लड़ाई आपकी लड़ने का काम करेंगे। और इस बार आपकी जो लोगों की 36 बिरादरी की कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। वोट चोरी की आपने बात की, तो क्या आप वाली जो सीट है नारनौल, वहाँ पे वोट चोरी क्यों नहीं हुई? अगर हर जगह वोट चोरी हो रही है, तो वहाँ पे क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं बताऊँ आपको मनदीप जी, केवल हम इतना कि जहाँ अगर आप वोट चोरी की बात करोगे ना, तो ये शाणे चोर हैं, हरियाणा में कहा गया है। हुँ। हर जगह अगर आप चोरी करने लग जाओगे तो फिर तो पकड़े जाओगे। जी। ये तो ये सोच रहे हैं ना कि अभी तुम किसी की पकड़ में आए नहीं हो। आज चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा? राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, हाँ। चुनाव आयोग के ऊपर डायरेक्ट सवाल हैं। कोई ये नहीं कि भाई पत्र लिख के सवाल पूछे गए हैं, तो डायरेक्ट पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। तो चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय बीजेपी चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन के सामने आ जाती है। बीजेपी सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं, जवाब बीजेपी देने आ जाती है। जी। जवाब बीजेपी से पूछे जा रहे हैं, जवाब देने चुनाव आयोग आ जाता है। तो मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है। आज बिहार में देख लीजिए आप, किस लिए 76 लाख लोगों के वोट फिर से काट दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 12वां जो कागज है आधार कार्ड, उसके आधार पे आप वोटर लिस्ट में उनको रखिए, उनको काटिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट को भी चुनाव आयोग कहता है कि हमारी मर्जी है किसको हम वोटर लिस्ट में रखें और किसको हम वोटर लिस्ट से काटें। जी। तो एक किस्म से धक्काशाही हो रही है, तानाशाही हो रही है। और ये ज़रूरी नहीं मनदीप जी कि कहाँ नारनौल में चोरी हुई है कि नहीं, अभी तो वो डाटा आना तो बाकी है ना। हाँ, हाँ। अब लोग तो कहते थे कि नारनौल से 50,000 से कांग्रेस जीतेगी, हमें भी लगता था कि हम 50,000 से जीतने जा रहे हैं, लेकिन जीत हुई 13,000 की। बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहाँ एकदम से उलट नतीजे आए, एकदम से विपरीत आए। बीजेपी के लोगों विधायकों को भी नहीं पता था कि भई तुम जीतने वाले हो, कि वो तो अपने आप को बहुत बड़ी हार मान रहे थे। जी। लेकिन नतीजे जिस दिन आए उस दिन सब कुछ विपरीत था, परिस्थितियाँ अलग थी। हुँ। तो राहुल गांधी जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और राव नरेंद्र जी बहुत जल्द जी। इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हरियाणा के ऊपर कि भाई किस तरीके से हरियाणा में वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चुराने का काम किया, लोकतंत्र चुराने का काम किया है। कांग्रेस ने 1 साल के बाद प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर नियुक्त किया है। तो जो नया प्रदेश अध्यक्ष आया है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? नहीं, उम्मीदें देखिए लोगों को कांग्रेस से हैं। हालाँकि कुछ निराशा थी शुरू के महीनों में, और वो हमें भी थी, लोगों को ज़्यादा थी। जिन लोगों ने बड़ी उम्मीद से वोट दिए थे तो उनको निराशा होना स्वाभाविक था। और अब जब कांग्रेस की नई जोड़ी आई है, देखिए मैं साक्षी हूँ उस पल का, जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष होते थे और चौधरी उदयभान जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। और उन्हीं के साथ आदमपुर का उपचुनाव आ गया, और उपचुनाव जब आया तो चौधरी उदयभान जी ने जब पूरी दिलो जान से कांग्रेस के संगठन को साथ लेकर के बड़ी प्लानिंग से और बड़ी मजबूती से आदमपुर उपचुनाव लड़ा। उपचुनाव में कांग्रेस उससे पीछे वाले चुनाव में 10,000 वोट पे सिमटी थी। लेकिन जब कांग्रेस चौधरी भजनलाल परिवार जब कांग्रेस से लड़ता था, तब के बिना जब कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था तो कभी 10,000 से ऊपर वोट नहीं ले पाई। उस समय 51,000 वोट जयप्रकाश जी ने उसमें उपचुनाव में हाँ। लिए। और उस उपचुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस की लहर बन गई।
और जब उदय भान जी की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी ने एक मंच से कांग्रेस की और लोगों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया, तो कांग्रेस में लोगों को उम्मीदें नजर आई। आज वही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो कंटिन्यूअस नेता प्रतिपक्ष हैं ही। राव नरेंद्र जी से भी लोगों को उम्मीदें हैं, और खासकर दक्षिण हरियाणा की हम बात करें तो वहाँ एक मजबूत नेतृत्व देने की जरूरत थी, और पार्टी ने बहुत हाईकमान ने बहुत मजबूत नेतृत्व दिया है। राव नरेंद्र जी का खुद की 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे हैं। पहले भी वो, उनके पिताजी चौधरी बंसी राव जी 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। तो एक पृष्ठभूमि उनकी मजबूत है, और उनकी जमीन पे उनकी पकड़ है कार्यकर्ताओं में, और संगठन का अनुभव भी उनको बहुत अच्छा है। तो बड़ी मजबूती से ये जोड़ी काम करेगी। कांग्रेस में अब तो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई है, तो कुछ फर्क लग रहा है क्योंकि काफी टाइम हो गया है नियुक्ति हुए। देखिए, मैं शर्मा जी आपको एक बात कहूँ, मुझे जहाँ तक लगता है संगठन बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिना संगठन के घर नहीं चल सकता, ये तो पार्टी है। अगर राज नहीं बना पाई कांग्रेस, सरकार नहीं बना पाई, तो इसका एक मुख्य कारण है संगठन का ना होना। 11 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं था, इस वजह से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। ये भी एक आप पे कारण गिन सकते हैं। और हालात ये थे कि संगठन नहीं होने की वजह से कांग्रेस में एक जिम्मेवारी तय करने वाले लोगों की कमियां थी। 11 साल के बाद जिला अध्यक्ष बने, अब निचला संगठन बनना शुरू हो गया है, और निश्चित तौर पर संगठन हर पार्टी की, हर कंपनी की, हर घर की नींव होता है। बिना संगठन के आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। जी, तो ये बातें पहले क्यों नहीं ध्यान में आई कि संगठन तो बहुत जरूरी है, इलेक्शन नजदीक है, और एक और दूसरा क्या कि क्या गुटबाजी कम होगी? गुटबाजी तो है ही नहीं। और रही बात संगठन दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं था तो अब है, अब उसका स्वागत कीजिए। और हरियाणा कांग्रेस में संगठन बन रहा है, और मजबूत लोगों को संगठन में जगह मिल रही है, और मजबूती से अब कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रही है लोगों की। और रही बात गुटबाजी की, देखिए विपक्ष के लोगों की गुटबाजी आप मीडिया या लोगों में ज़्यादा दिखाई देती है। आज मैंने अभी रिसेंटली रामविलास शर्मा जी को सुना था बोलते हुए कि उनकी टिकट काटना भी बहुत बड़ा उनके साथ धोखा किया गया, वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अनिल विज जी के बारे में आप सुनते हैं, मंत्री हटा देते हैं ट्विटर से, फिर मनोहर लाल खट्टर जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अनिल विज जी के पास बैठते हैं, उनको मनाते हैं, 2-3 घंटे तक मनाते रहते हैं। अलग अलग ओम प्रकाश धनखड़ को सुनिए आप, अलग अलग बहुत सारे। ये गुटबाजी बड़ी पार्टियों में सब में होती है, और ये मतभेद होते हैं, कांग्रेस में मनभेद नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि परसेंटेज का हमें कुछ नहीं करना था, सरकार क्यों नहीं आई? हर अपनी अपनी जगह हर चीज़ मैटर करती है। परसेंटेज नहीं होगी तो आपकी परसेंटेज, अगर वोट परसेंट ही नहीं बढ़ेगा आपका, तो आप सरकार कहाँ से बना सकते हैं? सबकी अपनी अपनी सोच है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि परसेंटेज बिल्कुल ठीक है, परसेंटेज सरकार बनना एक लास्ट ऑप्शन है, सरकार बननी चाहिए। लेकिन जब आपका वोट परसेंट नहीं बढ़ेगा, जब आपकी पार्टी आपके वोट को नहीं बढ़ाएगी, वोट शेयर आपको देखिए आज केवल 22,000 वोट का फर्क रहा है पूरे हरियाणा में, बीजेपी का और कांग्रेस का। और सीटें लगभग 11 बीजेपी की ज़्यादा हैं। तो उससे ये है कि उस 22,000 वोट से आपकी सरकार बन जाती। 22,000 वोट और ज़्यादा मिलते तो ये अलग है, किसी सीट पे ज़्यादा हार होगी, किसी सीट पे कम होगी। कांग्रेस के लिए भी प्रत्याशी ज़्यादा मतों से जीते हैं, तो परसेंटेज अपने आप में मायने रखती है। हाँ, सरकार नहीं बनी, सरकार बननी चाहिए थी, ये तो सब कह रहे हैं। जी, ये होता है कि जैसे जस्सी पेटवाड़ है, जस्सी पेटवाड़ हुड्डा साहब के साथ ही दिखेगा, रणदीप के साथ नहीं देख सकता, दूसरे गुट के साथ नहीं देख सकता, वीरेंद्र सिंह के साथ नहीं देख सकता। तो एक वजह है जिसमें उठाया भी गया। तो क्या आने वाला समय ऐसा होगा कि एक स्टेज पे सभी नेता होंगे? नहीं, मैं तो स्टेज पे था, क्यों नहीं। वहाँ परसों चंडीगढ़ स्टेज पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, रावदान सिंह जी थे, रणदीप सुरजेवाला जी थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, और भी काफ़ी नेता थे। मैं भी वहीं बैठा था साथ में उनके। और रही बात देखिए, फर्क है दो चीज़ों में जी। मुझे राजनीति लोगों के हिसाब से करनी है, नारनौंद की जनता के हिसाब से करनी है। मेरी नारनौंद की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। अब हरियाणा प्रदेश में जस्सी पेटवाड़ के कहने से कोई चीज़ ना घट जाती ना बढ़ जाती। लोगों में
अगर विश्वसनीयता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेकर के है तो मेरी विश्वसनीयता भी उन्हीं के साथ है। हाँ। भाई मेरी विश्वसनीयता लोगों के साथ, और लोगों की विश्वसनीयता जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। मैं जहाँ जहाँ तक सोचता हूँ, मुझे हरियाणा प्रदेश में 2 ही मास लीडर लगते हैं जिनके नाम पे लोगों ने वोट दिए, जननायक चौधरी देवीलाल जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हाँ। इन 2 लोगों के पीछे वोट बैंक है, जिनके नाम के ऊपर लोग वोट डालने का काम करते हैं, जिनके कामों के आधार पे लोगों ने वोट देने का काम किया है। तो इनके कामों के हिसाब से लोग इनके साथ हैं, तो मुझे लोगों के साथ रहना है जी। तो नेता तो वहां रहेगा जहां लोगों की भीड़ होगी। हाँ। तो जहां भीड़ है मैं वहां हूं, इसमें गलत क्या है? जी, नारनौंद में भी जल भराव हो गया था, आप मैदान में उतरे और आपकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई कि अंदर चलो, अंदर और भी खाई है, पानी इतना इतना है। तो कितना कुछ नुकसान इन चीज़ों में हुआ है? नुकसान तो खत्म हो गया किसान। पहले जल भराव था और अब जब फसल पक के कटने को तैयार है, मंडी में जाने को तैयार है, पिछले 3 दिन से हरियाणा में बारिश है, मतलब जहां जल भराव नहीं था वो भी अब सब खत्म हो गया, तहस नहस हो गया। हाँ। रही रही बात जितने प्रयास मैं कर सकता था मोटर के लिए, बिट्टी के लिए, बिजली के लिए, नारनौंद में 3-3.5 महीने लगातार 24-24 घंटे बिजली हमने चलवाने का काम किया, और संसाधन जितने प्रशासन की मदद से मैं उपलब्ध करवा सकता था सब उपलब्ध करवाने का काम किया। और सरकार से ज़्यादा तो मदद जो हमें मिली, हमारे जो महाराज हैं अपने रामपाल जी जी। उनकी तरफ से ज़बरदस्त मदद मिली, और मैं तो धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से महाराज रामपाल जी का, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में, खास पूरे हरियाणा में, खासकर हिसार ज़िले में जी। और नारनौंद विधानसभा के भी कुछ एक गाँव में हमें मदद मिली, जिससे आसानी हुई, पानी उतारने के में काफ़ी मदद हमें मिली। तो मैं तो उस संत का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम एक संत कर रहे हैं। रही बात वीडियो की, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि भाई आगे चलो। अब एक छोटी सी बात बताइए, एक किसान मेरे साथ हैं, 150 किसान हैं, मुझे कहते हैं जी सड़क से पता थोड़ा ही चलेगा पानी का, अंदर उतरो। हाँ। पता चलेगा पानी का। तो मैं तो खुद किसान हूँ, मैंने कहा हाँ भाई अंदर आ जाओ। वो फोटो ले रहे थे, अब किनारे पे खड़े होके आप फोटो दिखाओगे तो ये तो कहेंगे, लोग कहेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी है। मैंने कहा भाई ठीक है, बिल्कुल बीच में चलो जहाँ पानी ज़्यादा है। और सरकार तो ऐसी सरकार है, ये किसान को इस तरीके से, किसान और मजदूर की दुश्मन है। ये तो पता नहीं किस टाइम कह दें कि इस इलाके में तो पानी ही नहीं था। मैंने पूरे इस दौर में, 2-3 महीने के दौर में, मैंने सब किसानों को कहा है, सब मजदूरों को कहा है कि भाई जिसका घर टूट रहा है उसकी फोटो वीडियो रखो। किसानों को कहा है भाई जिसकी फसल डूब रही है उसकी फोटो वीडियो रखो। कल को इन्हों भी कह सके हैं कि यहाँ तो नुकसान नहीं था, तो कम से कम हमारे पास अगर होंगी तो हम दिखा सकेंगे। दूसरी, आजकल मनदीप जी एक टारगेट है विपक्ष को जिम्मेवार ठहराने का। आजकल ऐसे, मतलब ऐसे कमाल के लोग हैं जो कांग्रेस से या विपक्ष से पर्सनली मतलब नफरत रखते हैं कि भाई नहीं, सरकार का काम नहीं है, विपक्ष का काम है। ये तो सरकार को तो मतलब साइडलाइन कर दिया, भी सरकार तो बहुत अच्छी है, उसका तो कोई काम ही नहीं है, वो तो बस बैठ के मुख्यमंत्री जी को कॉमेडी करने के लिए बना रखा है बस। और विपक्ष का ही सब कुछ है। पहले क्या था कि विपक्ष को जनता की आवाज उठानी, और जिम्मेदार सरकार है अगर करेगी नहीं करेगी तो। अब एक छोटी सी बात बताइए, विपक्ष का धर्म क्या है? विपक्ष का धर्म है अगर जल भराव है तो वहां जाए, किसानों से बात करे, किसानों को सांत्वना दे, और सरकार तक ये पहुंचाए कि भाई इतना पानी भरा हुआ है, इतना नुकसान किसान का हुआ है, किसान को पाइपलाइन की जरूरत है, या किसान को बिट्टी की जरूरत है, या किसान को मुआवजे की जरूरत है। जी। मैं एक गांव ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम भी 5-5, 6-6 बार ना गया हूं जल भराव के लिए। पूरे हरियाणा में सबसे पहले नारनौंद और मैं और बवानीखेड़ा में पानी आया था, जहां तक मुझे याद है। तो सबसे पहले हम गए नारनौंद में, जितने भी गांव थे मैंने खुद पर्सनली, और मैं कभी भी बिना अधिकारियों के नहीं गया। पूरे का पूरा प्रशासन, इरिगेशन डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स के साथ गया। प्रशासन मान लेता है विपक्ष के विधायक? माननी पड़ेगी। अब वो जमाना गया, आप लोगों को बहकाओगे भाई मेरे तो पल्ले कुछ नहीं, मैं ऐसा विधायक नहीं। यार विधायक के पास बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है, बस हौसला चाहिए करवाने के लिए।
मैं अपने अधिकार जानता हूँ, मैं अपने ताकत जानता हूँ कि एक विधायक को इन लोगों नारनौंद के लोगों ने क्या ताकत दी है। मान लीजिए चलो ये ठीक है, एक ऐसी सरकार है जिसकी मानसिकता केवल जात-पात और धर्म पे टिक के रह गई है। जी। लेकिन एक विधायक के पास इतनी ताकत है कि वो अधिकारियों तक या सरकार तक पहुँच मत अपनी लोगों की आवाज़ को पहुँचा सकता है। जी। आज विधानसभा में देखिए, मैंने मुआवजा के ऊपर बात की, जल भराव के ऊपर बात की, किसानों की एमएसपी के ऊपर बात की, मज़दूरों के लिए मज़दूरी के ऊपर बात की, युवाओं के लिए बात की कि बेरोज़गार नहीं है। मैंने कर्मचारियों के लिए बात की कि भी कर्मचारियों को, बिजली कर्मचारियों की भी बात इसी में ले लीजिए, चाहे बेशक सेफ्टी किट सरकार को देनी पड़ी, आज तक तो नहीं दी थी। मैंने विधानसभा में मांग उठाई कि 1 साल में 50 से ज़्यादा हमारे भाई शहीद हो चुके हैं बिजली कर्मचारी। बिल्कुल। सरकार ने सेफ्टी किट उनको देनी पड़ी, हालाँकि रिस्क अलाउंस अभी नहीं दिया, फिर उठाएँगे, फिर सरकार को झुकाने का काम करेंगे। आप आ जाइए, होमगार्ड के 1900 जवानों को सरकार ने बिना किसी कारण के पिछले काफ़ी साल से 6-7 साल से हटा रखा था। जी। मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई, सबको लेना पड़ा सरकार को। आप आ जाइए, स्पोर्ट्स कोटे के डी ग्रुप में डिपार्टमेंट नहीं मिला था मनदीप जी 1.25 साल से। हाँ। डिपार्टमेंट तक नहीं मिला था, मतलब जिसको डिपार्टमेंट ही ना मिला हो, सैलरी ही नहीं मिली हो और उसको 1 साल से घुमाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है, 2-2 चुनाव करवा दिए। मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई, उनको डिपार्टमेंट दिया गया, उनको सैलरी दी गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक विधायक अगर ये जाने कि मेरे अधिकार क्या हैं, जब विधानसभा में हम बोलते हैं तो वो पूरा प्रदेश सुनता है, पूरी जनता सुनती है, सरकार सुनती है, मेरे सामने मुख्यमंत्री बैठते हैं, हाँ। उन तक बात पहुँचती है, स्पीकर के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचती है। तो सरकार को करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना भी, जी। भाई झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकाने वाला चाहिए। सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो सरकार तो काम कर ही रही है ना। अब सीईटी का कितने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम हुआ और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने सहानुभूति के तौर पे बड़ी हेल्प की बच्चों की। देखिए, सीईटी का जो एग्ज़ाम था, पहली बात मैं कह दूँ आपको, जो लोग आजकल, जब सीईटी का एग्ज़ाम था तो हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री जो कहते फिर रहे थे, हमने तो ये इंतज़ाम कर दिए, हमने तो वो इंतज़ाम कर दिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है, रोडवेज बसों के द्वारा काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए और जिसका जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो उनका अधिकार है ये। वो कोई आप भीख नहीं दे रहे उनको, आप सुविधाएँ दे करके। आपको सरकार में चुना है उन लोगों ने और आप उनकी टैक्स से ही इस प्रदेश को आप चला रहे हो। तो वो बहुत अच्छे इंतज़ाम सरकार ने किए, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि भई आपने 3 साल में सीईटी क्यों लिया? पिछले साल भी तो बीजेपी की सरकार थी। कोई ये थोड़ी है कि भई आज आके इन्होंने, और पीछे कोई 5 साल पहले कोई कांग्रेस की सरकार थी या दूसरी सरकार थी, उसने नहीं करवाया। तब तो ये वाह-वाही लूटें कि हाँ, हमने करवा दिया, पिछली सरकार ने नहीं कराया। अरे आप खुद की 11 साल से आपकी सरकार है, 3 साल में आप सीईटी ले रहे हो। सीईटी हर साल होना चाहिए। जी। दूसरी बात, सीईटी को लाइफ टाइम लागू करना चाहिए। लाइफ टाइम क्यों नहीं लागू करते ये लोग? ये सीईटी लाइफ टाइम लागू हो, हर साल हो। दूसरा, अब आज तक रिजल्ट नहीं आया है। किस बात की वाहवाही लूटते हो भैया? कितना टाइम एग्जाम को हो गया, अब तक रिजल्ट नहीं आया। जी। क्या मकसद है सरकार का इसके पीछे? पहले कह दिया इतने % को हम उसमें बैठने का अधिकार दें। क्यों भाई? जब सब जो पास कर रहे हैं सीईटी, जब आपका एक टेस्ट ऐसा है जिसमें आप ये तय कर रहे हो, मानक भी इसको पास करने वाले को हम परीक्षा में बैठने देंगे, तो आप सबको बैठाओ ना। क्यों नहीं बैठा रहे सबको? ये कौन सा है 3% 1/3 को हम रखेंगे, इतने को हम बाहर रख देंगे, ये कौन सा क्राइटेरिया है? तो ये केवल और केवल वो सरकार है जो झूठी वाहवाही लूटने का काम करती है। जब हम उसके पीछे सच्चाई और हकीकत में जब हम जाएंगे तो इनका वही बात मिलेगी, थोथा जनार बात जगह। दिव्येश चौटाला और आपके बीच बयानबाजी चलती रहती है, पीछे बहुत सारी बयानबाजी हुई, उन्होंने आपको चेला बताया, आपने उनको 12वीं फेल बताया, बहुत सारी बातें हुई, तो अब शांत है या फिर कैसे? बातचीत होती है? मामला खत्म हो गया, मैंने तो उनको कहा। बातचीत होती है फोन पे? नहीं, बातचीत कैसी भाई? क्यों करनी बातचीत? और क्या भाईचारे में, यारी दोस्ती में? क्या जो आदमी आपको सरेआम इस तरीके का शब्द गिड़गिड़ाना, माफी मांगना और आप चेला बताता, उसे क्या बात करनी है? कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं, सारे रास्ते बंद बातचीत के। जी, तो फिर नारनौंद में जस्सी पेटवाड़ को विधायक बनाया था,
बड़ी उम्मीदें थी, उस उन उम्मीदों पे कायम हो आप? देखिए ये बात तो मैं नहीं कह सकता आपको। ये बात तो आपको नारनौल के लोग ही बता सकते हैं। और मैं सिर्फ अपनी दिनचर्या जो होती है मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। सेम मेरा पहले भी रूटीन था, सेम मेरा आज भी रूटीन है। मैं आज भी मेरे प्रयास करता हूँ मेरे नारनौल के हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़ा होने का। आज भी मैं प्रयास करता हूँ, अगर किसी को तकलीफ़ है, किसी को समस्या है, उसमें पहुँच के उस समस्या को दूर करने की। जी। मैं हर हर रोज़ मैं आज भी गाँव में रहता हूँ। पहले भी मैं पेटवाड़ रहता था, आज भी मैं पेटवाड़ रहता हूँ। और हर रोज़ एक मंगलवार, बुधवार चंडीगढ़ मीटिंग होती हैं, लोगों के काम भी करवाने होते हैं, वो काम करवाने का भी बहाना होता है। यहाँ ऑफिसेज़ में अधिकारियों से मिलने का, सरकार में मंत्रियों से मिलने का, कि काम करवाने का एक वो भी होता है। जी। और उसके मंगलवार, बुधवार को छोड़ के पाँचों दिन मैं अपने सुबह 10 बजे तक ऑफिस में मिलता हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग आके सुबह मिलते हैं। जी। और एक पूरा दिन सोमवार सुबह से शाम तक, मतलब मैं वहाँ बैठ के और जो मेरे सम्मानित नारनौल के जो लोग हैं, उनकी जन सुनवाई करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक रही बात रूटीन की है, जो चुनाव से पहले था, सेम मेरा आज है। हमें जो न्योता भेजते हैं, शादी का हो, भी और कोई दिसोटन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का कार्यक्रम घर पे कर रहे हों, हर किसी में जाता हूँ मैं बिना बताए। जो सुख दुख होते हैं उनमें जाता हूँ। 36 बिरादरी के कभी हम छोड़ते नहीं। जी। और रूटीन के पूरे 5 दिन जो होते हैं, मेरे पाँचों दिन मेरे हल्के में लगते हैं। आपकी डिफेंडर भी बड़ी लाइमलाइट में रही, कहाँ है आजकल? वो वैसे ही एक दो मेरे शुभचिंतक पत्रकार हैं, उन्होंने डाल दी वो। बस मेरे भाई और मेरे साथी जो हैं, उनके पास इससे बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं। चुनाव में भी वो रहते थे। पहले तो चुनाव में बीजेपी वाले प्रचार करते थे, इसके जितने साथी हैं किल की मार हैं। आज दिन भी खासकर ऐसा है, मैं कहना भी चाहता हूँ, देख लो भाई, किल की मार विधायक भी बना दिया करे हैं। आप कमाल कर रहे हो ना, उन्हीं लोगों को तो आप बदनाम कर रहे हो जिनसे आप वोट मांग रहे हो। मेरे साथियों को, नारनौल के नौजवानों को, लगभग नारनौल का नौजवान तबका मेरे साथ था, तो ये लोग किल की मार बताते थे उनको। फिर ये कहने लगे इसके तो रिश्तेदार जो हैं, इसके तो साथी जो हैं काली गाड़ियाँ रखते हैं, गुंडे हैं। फिर ये कहने लगे भाई ये देखना, अब ये जीत के चंडीगढ़ बैठ जाएगा। हाँ। फिर ये कहने लगे भाई, और जब इनको लगा कि भाई ये तो पहले से भी ज़्यादा हल्के में रहने लग गया, पहले से ज़्यादा मेहनत करता है और पहले से ज़्यादा लोगों के बीच रहता है, और फिर ये इन्होंने शुरुआत, भाई क्या मुद्दा पकड़ा जाए, फिर एक गाड़ी पकड़ ली। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे साथ कम्पीट करें तो मेरी मेहनत और मेरे काम को कम्पीट करें, ना कि भाई कि गाड़ी में किस में है, किस में नहीं है। गाड़ी तो एक साधन है आवागमन का, और आजकल तो गाड़ी, व्हीकल तो हर घर में गाड़ी है आजकल तो। जी। और ये चीज़ें मुझे लगता है कि भाई आम बात है। कांग्रेस का साथी है ब्रजेंद्र सिंह है, जो पूर्व में सांसद भी रहा है, यात्रा निकाल रहा है, सद्भाव यात्रा। तो क्या लगता है उनसे कुछ बदलाव आएगा? आप लोग उस यात्रा में शामिल होंगे? नहीं, देखिए ब्रजेंद्र सिंह जी की जो यात्रा है वो उनकी, मैं पहले भी कहा है कि उनकी निजी यात्रा है, और वो किसी पे थोपी भी नहीं जा सकती। खुद का कार्यक्रम किसी पे थोपा नहीं जा सकता कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। जिसका दिल करे वो जाए, सही बात है। कोई भी कार्यक्रम कांग्रेस के लिए कर रहा है, कांग्रेस का प्रचार कर रहा है, तो कुछ भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उनको यात्रा करनी चाहिए। कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये तो मुझे नहीं लगता कि डिस्कशन का भी कोई हिस्सा है। उनके कार्यक्रम हैं, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से केवल इतना कह सकता हूँ कि पिछले 2019 में जो लगभग 50,000 के मार्जिन से आ रहे थे। हाँ। इस बार फिर बाई चांस 32 वोट की हार मिली, जो कि शायद कोर्ट में भी चल रहा है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि भाई पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हुई है, काफ़ी सारे हैं, 250 हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस वो सीट, अगर उसकी जांच सही से हुई तो कांग्रेस जीत भी जाएगी। और मुझे तो ये लगता है कि उनको सबसे पहले उचाना के लोगों में इतना विश्वास पैदा करना चाहिए। कांग्रेस को मजबूती की अगर ज़रूरत है तो सबसे पहले उचाना में ही है। तो उचाना में कांग्रेस को इतना मजबूत करना चाहिए सबसे पहले। कांग्रेस उचाना में मजबूत होगी, अपने-अपने इलाके में सब मजबूत कर लेंगे।
अब नारनौंद के लोगों ने मुझे जब विधायक चुना है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी तो मेरी बनती है कि वहाँ मैं नारनौंद के किसी बाहर के व्यक्ति की बजाय मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा है कि मैं नारनौंद में कांग्रेस को मजबूत और ज़्यादा मजबूत करूँ। या जी। भाई अगर मैं कांग्रेस को रोहतक में मजबूत करने जाऊँ या भाई मैं अम्बाला में मजबूत करने जाऊँ या मैं जींद में मजबूत करने जाऊँ, उससे पहले मुझे अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी और ये सबके ऊपर है। और जी। जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम कर रहा है बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो खुद मेहनत करने वाला हूँ, मैं तो मतलब एक दिन भी घर नहीं रहता। तो जो आदमी प्रचार कर रहा है कांग्रेस के लिए उन सब का स्वागत है। और लेकिन सबसे पहले मजबूती अपने घर से हो, तब कांग्रेस को भी उसका लाभ होगा और हरियाणा के विपक्ष को भी उसका लाभ होगा और लोगों को भी उसका लाभ होगा। जी। रोहतक गढ़ बना हुआ है आजकल, जैसे अब अभय चौटाला जी ने अब जयंती चौधरी देवीलाल की जयंती पे वहाँ पे रैली की, बहुत बड़ी रैली। और दिग्विजय की अगर बात करें, दोनों जेजेपी और इनेलो रोहतक में ही रहते हैं ज़्यादा, उन्होंने तो बल्कि ऑफिस बना लिया जेजेपी ने। तो क्या मानते हैं आप, उस गढ़ तोड़ने की तैयारी है या फिर कैसे? देखिए, गढ़ तो जनता का होता है और रोहतक गढ़ जनता का गढ़ है। रोहतक भी एक हरियाणा का हिस्सा है और या रैली तो कोई कहीं कर सकता है, सबके अपने अधिकार हैं। कोई रोहतक में करे, कोई नारनौंद करे, कोई बहुत सारी सिरसा बयानबाजी भी करे। हुई। वो एक्चुअली ये जो जेजेपी और एनएलडी है, ये दो बाजू हैं बीजेपी के, लेफ्ट और राइट बाजू हैं बीजेपी के। ये इनको जो टास्क दिया गया था वो टास्क ये दिया गया है कि आपने केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर और केवल कांग्रेस के ऊपर टारगेट करने का काम करना है। मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि 11 साल से छोटा अरसा नहीं होता। सरकार को 1 साल का समय मिलना चाहिए। कोई भी सरकार बने पहली बार तो उसके पास 1 साल का टाइम उसको लग जाता है जी। सिस्टम को समझने में, अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने में और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। 11 साल से बीजेपी है, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हरियाणा प्रदेश में है, तो अगर कोई कमी है, कोई सिस्टम खराब है, जो भी है, उसके लिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है, जी। ना कि कांग्रेस, ना कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आज आईएनएलडी और जेजेपी केवल और केवल टारगेट किसको करते हैं? कांग्रेस को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, सुबह शाम। जी। अगर आप शब्द बोलने हैं तो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बोले जाते हैं। हाँ। अगर जिम्मेवार ठहराया जाता है तो भी कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ठहराया जाता है। इसलिए सबके निशाने पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं बीजेपी के। अब जैसे उदाहरण के तौर की बता देता हूं आपको। देखिए, अमित शाह जी आए रोहतक, जी। नड्डा जी आए रोहतक, नरेंद्र मोदी जी के जन्म के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम रखा रोहतक, जेजेपी कार्यालय खोला रोहतक, आईएनएलडी वाले घर ढूंढ रहे हैं रोहतक, और जितने भी कार्यक्रम आजकल हो रहे हैं सब रोहतक में हो रहे हैं। तो लोग मूर्ख थोड़े ही हैं। आप किस तरीके से लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं? आज सब यार नाद सारे खा के सोए हैं। तो मतलब आप जब सब कुछ सारी पार्टियां रोहतक और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टारगेट करने का काम करें तो लोगों को समझ आ गया कि इनका मकसद केवल एक है कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टारगेट करो, कांग्रेस के वोट बैंक को में सेंधमारी करो, ताकि उसका इनडायरेक्ट फायदा जो टास्क तुम्हें दिया गया है वो उसका बीजेपी को फायदा हो। अब छोटी सी बात समझाइए मुझे, मुख्य विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस है। आईएनएलडी के 2 विधायक हैं, जेजेपी का वैसे ही 1% वोट भी नहीं आया, वैसे इनकी चर्चा में भी कोई फायदा नहीं है करने का। जब कांग्रेस को नुकसान होगा तो उसका फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा, सीधी सी बात है। तो ये कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पीछे इसलिए लगे हुए हैं कि कांग्रेस को नुकसान करो और उसका इनडायरेक्ट फायदा बीजेपी को जाए। यही कहानी है रोहतक इसलिए निशाने पे। वैसे तो रोहतक की भी तो हरियाणा का एक हिस्सा ही है। हाँ। जैसे हिसार है, जैसे कैथल है, जैसे करनाल है, वैसे ही हिस्सा है। और रैली कोई कहीं कर सकता है, कोई किसी का गढ़ नहीं है। गढ़ तो मैंने तो कहा, तो हरियाणा अगर किसी का गढ़ रहा तो चौधरी देवीलाल जी का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो पूरे हरियाणा में गढ़ है। आज 37 विधायक कांग्रेस के हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष पार्टी ने बनाया क्यों है? क्योंकि 37 में से लगभग 32-33 ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व पर मोहर लगाई है, इसलिए उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है।
तो रैली कोई कहीं करे। हाँ, बस ये है जी आईएनएलडी और जेजेपी को मेरी ये सलाह है, भाई 11 साल तक बीजेपी सरकार में है, सपना ले रहे हो कि उठो जागो, जी और अगर कुछ करना है तो बीजेपी को जिम्मेवार ठहराओ, बीजेपी के खिलाफ बोलो। हुड्डा साहब और कांग्रेस के ले रहे हैं तो ऑलरेडी विपक्ष में 11 साल से। बीजेपी को तो एक बड़ा फायदा है, बीजेपी तो आराम से देख रही है, विपक्ष आपस में उलझा हुआ है। आप जैसे दिग्विजय के साथ उलझे हुए, दिग्विजय आपके साथ उलझा हुआ है। मतलब धरातल पे कब आएंगी ये चीजें? नहीं, मैं तो विरोध प्रदर्शन कब होंगे? सरकार की जो कमियां हैं उसको कैसे कब उठाना शुरू करोगे? आप मेरे ख्याल से बड़े समझदार साथी हैं मनदीप भाई। सेशन उठाइए तीनों। पहला सेशन था मैं हम जब जीत के गए अक्टूबर में, तो अक्टूबर में ही सेशन आया, और नवंबर में सेशन आया, और हम सेशन में गए। किसान के लिए खाद की बात थी, मजदूर के लिए मजदूरी की बात थी, बड़ी प्रमुखता से उठाने का काम किया। पराली का जहाँ मुद्दा है उसको उठाने का काम किया। आज जब बजट सेशन आया तो सरकार से सवालों की जड़ी विपक्ष ने लगाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती से उठाई। आज ये सेशन गया, इस सेशन में कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से इसके क्राइम के ऊपर, भाई अपराध के ऊपर कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से, बल्कि 6 बार बीजेपी को यानी सदन को स्थगित करना पड़ा स्पीकर को। हाँ। तो उसके ऊपर कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से अपराध के ऊपर आवाज़ उठाने का काम किया। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि देखिए, विपक्ष आवाज़ बन सकता है लोगों की, शासन प्रशासन तो सरकार के हाथ होता है, करना तो उन्हें है। आज वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस ने प्रदर्शन करने का काम किया। जिला लेवल के ऊपर जब भी कोई अपराध की बात हो या किसी भी क्राइम के ऊपर जिला लेवल पे कांग्रेस ने प्रदर्शन करने के काम किए। तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते बड़ी मजबूती से लोगों की लड़ाई लड़ रही है। हाँ, कहीं ना कहीं जो निराशा आम लोगों में थी वो थी। 1 साल का समय हो गया और लोग, नई टीम कांग्रेस की आगे भी आ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष के बारे में लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई कहीं किसी कमजोर व्यक्ति को ना बना दिया जाए, कहीं किसी क्या कोई भाई कांग्रेस में कोई मजबूत आदमी को आगे ना किया जाए। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अब मजबूत टीम कांग्रेस के सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी बात, संगठन बन चुका है, जिला अध्यक्ष आ चुके हैं, अब नीचे की इकाइयां बन रही हैं। तो बड़ी शानदार ढंग से मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस उसकी भूमिका निभाने का काम करेगी। जी, बीजेपी की अगर बात करें, बीपीएल कार्ड दे रही है सभी को, बीपीएल के थ्रू अनाज मिलता है। दूसरी बात कहीं महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात चल रही है, जल्द ही ये भी आ जाएंगी। तीसरा क्या है कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो देने की बात कर रही है। इसके अलावा आप लोगों के पास क्या मुद्दा रहेगा, और क्या ये धरातल पे ये बातें चल रही हैं जो हो रही हैं, जैसे 2500 रुपये महिलाओं? अच्छा, मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। 75% हरियाणा को चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश, बड़ी प्लानिंग के तहत गरीबी रेखा से नीचे डाल दिया गया। और ये लोग सोचते हैं कि तुम हंस के और मुस्कुरा के झूठ बोलोगे तो लोगों को सच लगेगा। ये मेरे ख्याल से इनकी स्ट्रेटजी जो है अब लोगों को समझ आ गई। मैं आपको विद फैक्ट्स बता रहा हूँ। 75% हरियाणा को गरीबी रेखा के नीचे डाला गया, यानी बीपीएल कार्ड बना दिए गए, राशन दे दिया गया उनको जी। गरीब को, अमीर को, सबको राशन दे दिया। वोट के चक्कर में, चुनाव के से केवल 6 महीने पहले, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले सबके कार्ड बना दिए गए। सबको तेल मिलने लग गया, अनाज मिलने लग गया, सब सारी सुविधाएं दे दी गई। आज चुनाव विधानसभा में हो गए, खत्म हो चुके हैं, चुनाव को 1 साल हो गया। पिछले 6 महीने से सबके कार्ड काटे जा रहे हैं। और आपको हैरानी बताता हूं, मैंने विधानसभा में भी ये बात उठाई थी कि जिसने बेचारे ने कभी साइकिल तक नहीं खरीदी हो, उसकी फैमिली आईडी में ट्रक चढ़ा हुआ है। जिसने कभी साइकिल नहीं खरीदा, उसके घर बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां चढ़ा के उसका राशन कार्ड काटा जा रहा है। मतलब वोट ले लिए, अब 4 साल बिला चने का लगुन भी पेसेगा। इब वोट ले लिए तो इब गदागद काटने छटनी शुरू कर दी। अब कह रहे हैं, जब कांग्रेस ने मुद्दा उठाया कि वोट लिए, अब मुझे एक सवाल, आज मैं आपको एक और उदाहरण के तौर पे बता देता हूं। भाई वोट लेकर के आयुष्मान कार्ड नहीं, बीपीएल कार्ड काट दिए गए, ठीक है। आयुष्मान कार्ड बंद पड़ा है हरियाणा का। क्यों? क्योंकि अस्पतालों का अभी तक बिल नहीं दिया इन्होंने, सरकार ने बिल नहीं दिया। 450 करोड़ के आसपास उनका बकाया पड़ा है। आयुष्मान कार्ड के लिए गरीब दर दर घूम रहा है क्योंकि इलेक्शन हो चुका है। ये लोग किस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई को अपने स्वार्थ में यूज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। अभी छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूं।
बिहार में इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं हम्म। और नवंबर में इलेक्शन है। हैरानी होगी आपको शर्मा जी इस बात को जान करके, 75 लाख महिलाओं के खाते में देश के प्रधानमंत्री ने 10-10 हजार रुपये डायरेक्ट डालने का काम किया है। क्या ये वोट खरीद नहीं है? चुनाव से एन पहले जी। आचार संहिता लगने के एक हफ्ता पहले 7,500 करोड़ रुपए महिला सशक्तिकरण के नाम पे बिहार की महिलाओं के लिए डाल दिए। क्यों भाई? महिला सशक्तिकरण केवल बिहार में जरूरत हो और देश कहां जाएगा? अगर आपने डालने हैं 10-10 हजार रुपए तो फिर हरियाणा में भी डालो, पंजाब में भी डालो, यूपी में भी डालो, दिल्ली में भी डालो, पूरे देश की महिलाओं को दो। या बिहार की अकेली बिहार की महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत है क्योंकि वहां इलेक्शन है और नरेंद्र मोदी जी का तो विजन है विदेश में काचे काटो, इलेक्शन आ जाए तो आगे भाषण दे दो और इस तरीके की नीतियां अपनाओ। आज 7.5 हजार करोड़ रुपए जो हैं ये जनता की, आपकी, मेरी और इस आम जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई है। टैक्स तो कम कर दिया। जिसे अब टैक्स वाली बात पे आ जाइए, जीएसटी घटा दिया। भाई जीएसटी घटा दिया तो फिर पिछले 9 साल से लगाया क्यों था जीएसटी घटाने? कहते हैं कि उत्सव मनाओ। अरे 9 साल जनता को लूट लिया, 1,27,000 करोड़ रुपए जनता से लूटने के बाद कह रहे हैं उत्सव मनाओ। या तो ये बात बीजेपी को, ये दोगलापन चरित्र जो है, ये बीजेपी का चाल चरित्र यही है, चेहरा यही है, इसको लोगों को समझना पड़ेगा। बीजेपी ये बताए जिस दिन लगाई थी उस दिन सही था, ये आज कम करे उस दिन सही है जी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जीएसटी गलत है और ई वो उत्सव मनाओ हैं जीएसटी ने लेके। और आपको और कमाल बताऊं जीएसटी की जी। सब कंपनियों को इंडिकेशन दे दी गई थी पहले कि हम जीएसटी घटा रहे हैं। पर्दे के पीछे से जितनी कंपनियां है ना, सबके पीछे जाना, सबके रेट बढ़ गए थे। सीमेंट पे जीएसटी घटाया गया, सीमेंट ने जितना जीएसटी घटाया गया उतना ही रेट बढ़ा दिया। गाड़ियों पे जीएसटी घट गया, जितना जीएसटी गाड़ियों से घटा उतना कंपनीज ने चुपके से रेट बढ़ा लिया। और हैरानी की बात बताऊं, किताब पे जीएसटी घटा दिया, कागज पर जीएसटी बढ़ा दिया। बीटा दूध ने भी ऐसा किया है। सबकी बता रहा हूं आपको। कपड़े पे जीएसटी घटा दिया, धागे पे जीएसटी बढ़ा दिया। दूध के ऊपर दूध के दाम दूध पे जीएसटी घट गया, दही पे जीएसटी घट गया, पीछे से रेट बढ़ा दिया। सब ने टोटली कंपनियों को इंडिकेशन दे दी गई थी कि बिहार में इलेक्शन है और हम जीएसटी घटाएंगे। आप अपने चुपके से सब ने रेट बढ़ा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन कोई अगर कुछ 1-2% बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है। पहले कहां था बताइए आप? परोठे के ऊपर टैक्स, दही के ऊपर टैक्स, किसान के लिए हर चीज के ऊपर, किसान की जितनी पेस्टिसाइड्स हैं, जितने कृषि के जितने भी उपकरण, जितने यंत्र हैं, सबके ऊपर जीएसटी लगा दी जी। कब लगती थी ये? तो ये लोग वो लोग हैं जो जनता की गाड़ी कमाई को अपने शौक, अपने ऐशो आराम में लगा रहे हैं, अपने ऐशो आराम में बांटने का काम कर रहे हैं। चुनाव जिस भी स्टेट में चुनाव आओ इनको याद आ जाता है। पंजाब क्यों नहीं याद आया? हरियाणा के किसान याद क्यों नहीं आए? जो पूरा जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड बह गया वो क्यों नहीं याद आया? अरे दुर्भाग्य है हमारे इस हरियाणा प्रदेश का कि नरेंद्र मोदी जी जल भराव, बारिश और बाढ़ जब आई, हिमाचल चले गए 1500 करोड़ रुपए दिए, पंजाब गए 1500 करोड़ रुपए दे दिए। हालांकि 7.5 हजार करोड़ रुपए ये लोग वोट के लिए बांट देते हैं और जो प्रदेश बिल्कुल तबाह बर्बाद होगी उन्हें केवल 1500 करोड़ रुपए। और हरियाणा का तो दुर्भाग्य और देख लो, हरियाणा में ना मोदी जी आए और केंद्र सरकार ने एक फुट्टी कौड़ी भी हरियाणा को जारी नहीं की, जबकि रात को तो सरकार के पास होता है और जारी करनी चाहिए थी। आज कहां जाए हरियाणा का किसान मजदूर? जी। गरीबों के घर टूट के बारिश में बर्बाद हो गए, किसान की फसल डूब गई, अगली फसल तक होने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई पैसा नहीं। और मुआवजा दो आप 7,000 रुपये, वो भी किसने मिलेगा ना मिलेगा आगे की बात है, घोषणा मिला 7,000 रुपये। अरे 7,000, आप आज आपके दौर में महंगाई चेक करो कि 7,000 रुपये में आता क्या है। तो इनका चाल चरित्र, चेहरा जो बीजेपी का है वो बेनकाब हो चुका है। और शर्मा जी, हर चीज का अंत होता है, ये अब अंत के नजदीक है। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। वही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, अपनी राय ज़रूर दें, और कांग्रेस का जो ये संगठन बना है तो क्या आप लोगों को उम्मीद लग रही है वो भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।